नमस्कार दोस्तों, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। दिसंबर 2021 की एडिशन हम लोग विजन आईएएस की डिस्कस कर रहे हैं और चलिए इसके टॉपिक 4 की तरफ देखते हैं। 3 टॉपिक अभी तक हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर आप दोस्तों नज़र डालें तो हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज़ में इन 3 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। चौथा टॉपिक जो हमारे लिए डिस्कशन करने के लिए है वो है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल। तो चलिए इसको देखते हैं, इस आर्टिकल में हमें क्या मिलता है। कंटेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस आर्टिकल का ये है, ये न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में पार्लियामेंट ने इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 को पास करा। इस बिल के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये बिल जो है मेनली इस पर्पज़ से लाया गया है ताकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करा जा सके, ताकि कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं हमारे देश में इम्प्लीमेंट करे जा सके। अगर हम लोग बेसिक बैकग्राउंड की बात करें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 जो है वो किसके बारे में बात करता है, तो देखिए 3 मेन पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं कि किस तरीके से जो सीट्स है और कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की जो डेलिमिटेशन है इलेक्शंस के लिए, वो लोकसभा के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए डिटरमाइन करी जा सके। दूसरा, वोटर्स जो होंगे ऐसे इलेक्शंस में, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल के इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शंस में और स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस में उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से इलेक्टोरल रोल्स जो है उनको प्रिपेयर करा जा सकता है। बात करें अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके अंदर क्या दे रखा है, तो देखिए इसके अंदर दे रखा है किस तरीके से इलेक्शंस जो है उनका कंडक्ट होना चाहिए। किस चीज़ के लिए इलेक्शंस, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के लिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस किस प्रकार से होने चाहिए, एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ पर एक हाउस होता है विधानसभा, या फिर अगर उस स्टेट में 2 हाउस हैं, विधान परिषद भी है, तो उसके इलेक्शंस किस प्रकार से होने चाहिए। दूसरा, इसके अंदर ये बात बोल रखी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एंड 1951 के अंदर कि जो मेंबरशिप होगी इन हाउसेस में एमएलएस की, एमपीज़ की, उनके लिए क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की स्टैंडर्ड्स क्या होनी चाहिए। और तीसरा, अगर किसी भी प्रकार की करप्ट प्रैक्टिसेस या इलेक्टोरल ऑफेंसेस होते हैं ऐसे इलेक्शंस में, तो उनके साथ डील कैसे करा जाएगा और मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कैसे करा जाएगा। तो ये सभी बातें जो हैं दोस्तों वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आपको 1951 के अंदर देखने को मिलेंगी, और ऊपर वाली बातें जो हमने जानी वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हम लोग बेसिकली इस नया बिल जो है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल, इसके बारे में जानते हैं कि क्या अमेंडमेंट जो है प्रपोज कर रहे हैं पार्लियामेंट ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। हम लोग देखिए सबसे पहले तो बात करेंगे अलग अलग एरियाज़ की कि क्राइटेरिया क्या है इलेक्शन रिफॉर्म्स को लाने का, किन किन एरियाज़ में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की बात करी गई है, अभी तक प्रोविज़न चलती क्या थी और नई प्रोविज़न जो होगी क्या क्या नए नए चेंजेस लाए गए हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट की तरफ एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला चेंज जो है लाने की बात करी गई है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 23 में जो है चेंज लाने की बात करी गई है। कैसे, इलेक्टोरल रोल को जो है वो आधार डेटा के साथ लिंक करने की बात करी गई है। अभी तक प्रोविज़न क्या चलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में ये बोला गया है कि एक जो पर्सन है अपना नाम इलेक्टोरल रोल एक में इंक्लूड करवा सकता है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पर वो पर्सन रह रहा है, उसका रेजिडेंस है। कैसे, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को अप्रोच कर वेरिफिकेशन के बाद अगर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को लगता है वो सेटिस्फाइड है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो वो एप्लीकेंट का जो नाम है वो इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड कर देता था। अब क्या चेंजेस करे गए हैं कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो पर्सन को ये बोल सकता है कि अपना आधार नंबर जो है, आधार कार्ड जो है, उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी अपनी आइडेंटिटी के तौर पर। अगर उस पर्सन का नाम ऑलरेडी इलेक्टोरल रोल में है तो आधार कार्ड की ज़रूरत तब पड़ सकती है कि अगर इलेक्टोरल ऑफिसर को ऑथेंटिकेशन करनी है, उस चीज़ की पुष्टि करनी है कि हाँ जो पर्सन है उसका जो एनरोलमेंट है वो वैलिड है, वो लीगल तरीके से हो रखा है। मान लीजिए किसी भी रीज़न की वजह से अगर पर्सन जो है वो इलेक्टोरल रोल के अंदर इंक्लूडेड नहीं है या उसका नाम वहाँ पर नहीं है और वो आधार नंबर भी अपना जो है, आधार डिटेल्स जो है उसके पास नहीं है, आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है उसके पास, किसी भी रीज़न की वजह से आप मान लीजिए नहीं है उस पर्सन के पास, तो इस एक्ट में ये बोला गया है कि उस पर्सन का नाम ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसको मना कर देगा या फिर उसका नाम डिलीट कर देगा। वो पर्सन जो है उसको बोला गया कि कोई भी ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करवा दीजिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको इशू कर रखा हो, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती की वजह से आधार कार्ड जो है वो लिया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है और आधार कार्ड देने के लिए आपको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता एक्सेप्ट इन वेरी सीरियस केसेस। लेकिन फिर भी
यहाँ पर जो है एक विंडो ओपन करी गई है कि अगर जिस पर्सन के पास आधार कार्ड नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब करे एक ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट को भी पर्सन जो है वो सबमिट कर सकता है और उसको किसी भी तरीके से डिनाई नहीं करा जाएगा कि हाँ अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं बोला गया है। ठीक है, देखिए दूसरा अमेंडमेंट जो करा गया है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 14 में करा गया है क्लॉज बी में। क्या अमेंडमेंट है ये, किससे रिलेटेड है? जो एनरोलमेंट है इलेक्टोरल रोल में उसकी क्वालिफाइंग डेट को लेकर ये अमेंडमेंट है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, 1950 के एक्ट में ऐसा बोला गया है जो क्वालिफाइंग डेट है, यानी कि अगर किसी भी पर्सन को इलेक्टोरल रोल में अपना एनरोलमेंट करवाना है तो वो डेट होती है दोस्तों 1 जनवरी की डेट होती है, जिस टाइम पर हमारे देश में अलग अलग राज्यों में या फिर कहीं पर भी इलेक्टोरल रोल जो है उनको प्रिपेयर करा जाता है और रिवाइज करा जाता है। इसका मतलब ये होता था अभी तक कि अगर कोई पर्सन 18 साल का हो गया, और आपको पता है वोट करने के लिए 18 साल की उम्र जो है हमारे देश में है, तो अगर कोई पर्सन 18 साल का हो गया है तो वो अपने आप को इलेक्टोरल रोल में तभी एनरोल करवा सकता है 1 जनवरी के बाद जब रोल प्रिपेयर करा जाएगा, और नेक्स्ट कैलेंडर ईयर तक जब है उसको वेट करना पड़ता था अपना एनरोलमेंट करवाने के लिए। क्योंकि अब दोस्तों ऐसा भी नहीं होता ना कि 99% लोगों के बर्थडे जो है वो 1 जनवरी को ही आ जाते हैं, 1 जनवरी के बाद ही आते हैं, तो उनको नेक्स्ट इलेक्टोरल रोल जब अगली जनवरी 1 जनवरी आती थी तब उनको अपना इलेक्टोरल रोल में नाम जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ता था अगर वो 18 साल के हो गए हैं तो। अब इस बिल ने एक अमेंडमेंट कर दिया है कि अब 4 डेट देती हैं 1 जनवरी की जगह, कि साल में जो है 4 बार जो है कैलेंडर रिवाइज करा जाएगा, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो दूसरा जो है क्वालिफाइंग डेट जो है एनरोलमेंट के लिए इलेक्टोरल रोल में उसके अंदर अमेंडमेंट करे गए हैं। और क्या अमेंडमेंट करा गया, इस बिल के थ्रू ना जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस लाने की बात करी गई है। कैसे समझते हैं, 1950 का जो एक्ट है उसके सेक्शन 20 को अमेंड करा गया है, और 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके सेक्शन 60 में अमेंडमेंट करा गया है। अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है जानते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए अभी तक क्या होता था, 1950 के एक्ट जो है वो परमिट करता था कि कोई भी पर्सन अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है इलेक्टोरल रोल्स के अंदर। ऐसे पर्सन जो हैं इनके लिए एक सर्विस क्वालिफिकेशन का क्लॉज भी था, यानी कि अगर कोई पर्सन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, अब वो देश में कहीं ना कहीं तो रहता ही होगा ना, कहीं ना कहीं तो उसका घर होगा, लेकिन मान लीजिए अगर वो पर्सन आर्म फोर्सेस के अंदर काम कर रहा है या सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉई है और वो इंडिया के बाहर पोस्टेड है जैसे कि IAFS ऑफिसर, ठीक है, तो वो अपने ऑर्डिनरी रेजिडेंट जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है वहाँ पर अपने आप को इलेक्टोरल रोल्स के अंदर रजिस्टर करवा सकता है। ऐसा 1950 के एक्ट में बोला गया था। और क्या था अभी तक करंट सिचुएशन, ऐसे पर्सन्स की जो वाइफ्स होती थी, यानी कि आर्म फोर्सेस में काम करने वाले पर्सन्स की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो कि इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, उनको ऐसा माना जाता था कि अगर वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं तो भी वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने आप को एनरोल करवा सकती हैं। उनको ऐसा माना जाएगा वो भी उधर की ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रिसाइडिंग पर्सन्स है। 1951 का जो एक्ट है, ये हमने बात करी 1950 के एक्ट की। अब जो 1951 का जो एक्ट था उसके अंदर बोला गया था कि जो ऐसे पर्सन्स की जो वाइफ्स हैं उनको भी वोट करने का अधिकार मिलेगा, या तो वो खुद उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आकर जब इलेक्शंस हो रहे हो तब वो वोट कर दें, या फिर पोस्टल बैलेट से भी जो है वो वोट कर सकती हैं। अब ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, आर्म फोर्सेस में ऐसा तो नहीं होता कि सारी की सारी वाइफ्स जो हैं अपने हस्बैंड से अलग रह रही होती हैं, कुछ कुछ उनके साथ भी रह रही होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉयज़ अगर वो इंडिया के बाहर जो है डिप्यूटेड हैं तो उनकी वाइफ्स भी तो उनके साथ रह रही होगी ना। तो अगर वो लोग पोस्टल बैलेट से वोट कर सकते तो इनकी वाइफ्स को भी अधिकार था कि वो पोस्टल बैलेट से वोट कर सकते हैं। अब चेंज क्या करा गया है, नए बिल में जो है जो टर्म है वाइफ उसको रिप्लेस कर एक नया टर्म डाल दिया गया है स्पाउस। क्योंकि दोस्तों ये भी तो हो सकता है ना कि मेरी वाइफ जो है वो IAFS ऑफिसर हो और मैं उसके साथ रह रहा हूँ, मेरा कुछ और काम हो, लेकिन मेरी वाइफ हो IAFS ऑफिसर, वो डिप्यूटेड हो इंडिया के बाहर, या फिर वो सेंट्रल आर्म फोर्सेस में जो है वो एम्प्लॉयड हो, तो मैं उसके साथ रह रहा हूँ, हो सकता है ना, वो इंडिया के बाहर जो हो वो हो डिप्यूटेड हो, तो ऐसे केस में मेरे को वोट करना अलाउड होगा पोस्टल बैलेट के थ्रू। तो यहाँ पर जो है ऐसा देखा गया एक जेंडर न्यूट्रल प्रोविज़न ये जो थी ना, ये थी हमेशा बीवियाँ नहीं रहती हैं। और ये आप ये ना मानो, मतलब इस बिल में ये बोला गया कि आप ये एज्यूम ना करो कि हमेशा जो मर्द हैं वही काम कर रहे होते हैं आर्म फोर्सेस में, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो कि इंडिया के बाहर जो हैं उनकी जॉब होती है, वो वाइफ्स भी हो सकती हैं, वो फीमेल्स भी हो सकती हैं, हो सकता है उनके हस्बैंड उनके साथ रह रहे हो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो उनको भी पोस्टल बैलेट से वोट करना अलाउड है। या फिर वो इन पर्सन अगर अवेलेबल है इंडिया के अंदर तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर उन्होंने अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवा रखी है इलेक्टोरल रोल के अंदर, वो वहाँ पर आके वोट कर सकते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं।
अगला पॉइंट है दोस्तों रिक्विजिशन ऑफ प्रेमाइसेस रेटेड, यानी कि कोई ऐसी बिल्डिंग जो कि इलेक्टोरल पर्पस के लिए या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इलेक्शन पर्पस के लिए यूज़ करी जा सकती है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 160 के अंदर अमेंडमेंट लाया गया है। 1951 के एक्ट के अंदर अभी तक क्या होता था, ये एक्ट परमिट करता था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी प्रॉपर्टी को जो है यूज़ कर सकती है अगर ज़रूरत है उसको पोलिंग स्टेशंस के लिए उस प्रॉपर्टी की, या फिर इलेक्शन के बाद जो बैलेट बॉक्सेस हैं या उससे पहले भी, ठीक है, अगर पोल कंडक्ट हो गया है, वोटिंग हो चुकी है और इलेक्टोरल बॉक्सेस को, बैलेट बॉक्सेस को कहीं तो स्टोर करा जाएगा ना। वो काउंटिंग तो बाद में होगी। अब ऐसा थोड़ी ना इलेक्शंस आज ही खत्म हुए तो आज ही काउंटिंग होना, शाम को ख़त्म होकर सब कुछ निपटारा हो जाएगा, टाइम लगता है। लेकिन तब तक वो जो चीज़ें हैं, वो जो चिट हैं, जो लोग बटन प्रेस कर कर गए हैं, तो उनको वो सारी चीज़ें, वो सारा डेटा, वो सारी मशीन एक बिल्डिंग में कहीं तो पूरे देश में कहीं स्टोर होगी ना। तो 1951 का एक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को परमिट करता था कि वो ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को रिक्विजिट कर सकती है, मतलब थोड़े टाइम के लिए यूज़ कर सकती है, बोरो कर सकती है, अगर वहाँ पर उसको यूज़ करना है, उसको पोलिंग स्टेशन के तौर पर जहाँ पर वोटिंग वगैरह करवानी है। वो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, स्कूल की बिल्डिंग हो सकती है, कोई सरकारी दफ्तर हो सकता है, और जहाँ पर बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो स्टोर करवा के रख सके जब पोल जो है एक बारी कंडक्ट हो गए हैं। अब नए बिल के अंदर ये जो डेफिनेशन है इसको एक्सपेंड कर दिया गया है कि अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी ऐसे प्रेमाइसेस को जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है रेगुलेशन कर सकती है उनका। अब इसमें जो है एक्टिविटीज़ बढ़ा दी गई कि काउंटिंग करने के लिए, वोटिंग मशीन्स को स्टोर करने के लिए, जब पोलिंग अभी हुई नहीं है उससे पहले जो भी कुछ मटेरियल है वो वहाँ पर इकट्ठा करने के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस और पोलिंग पर्सोनल को जो कि वोट करवाएंगे, जो कर्मचारी वहाँ पर आएंगे जो कि हेल्प करेंगे वोट करवाने में, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस बाहर जो तैनात होगी उस बिल्डिंग के बाहर, उन सब का अकोमोडेशन जो है वो इंश्योर करा जा सके। तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर एक प्रावधान बनाया गया है इस अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, इस बिल के सिग्निफिकेंस की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इससे जो धांधलेबाजी होती है इलेक्शन के अंदर, कैसे जो फेक तरीके से वोटिंग होती है उसको रोका जा सकता है। अब आप कहेंगे कि फेक तरीके से वोटिंग को कैसे रोका जा सकता है। हमारे देश में दोस्तों होता क्या है कि कभी कभार कोई पर्सन जो होता है उनके पास एक से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड होते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं और देश में दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी बनवा लेते हैं। मान लीजिए यूपी में भी वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बिहार में भी कर रहे हैं। यार भाई, तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो किसी एक पर्टिकुलर जगह के होगे ना देश के अंदर, लेकिन वही है, चीटिंग कर कर दो वोटर आईडी कार्ड जो है वो बनवा लिए और पॉलिटिशियंस जो हैं उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। या फिर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक से ज़्यादा उनके पास वोटर आईडी कार्ड है कि लोकसभा के जब इलेक्शंस हो रहे हैं तब वो वहाँ पर वोट कर रहे हैं, और किसी विधानसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं तब वो वहाँ पर वोट कर रहे हैं, लोकल लेवल के इलेक्शंस हो रहे हैं तब कहीं और वोट कर रहे हैं। एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो आप हो जिस जगह कर, एक गली मोहल्ले के, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो वहाँ पर आपकी आसपास है, एक ही कार्ड हो, इस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश करी गई है ताकि पर्सन जहाँ का ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो वहीं का उसका इलेक्टोरल रोल जो है वो बने, और इसकी वजह से इलेक्शन आईडी कार्ड बने और इलेक्टोरल रोल इसकी वजह से क्लीन करा जा सकता है। बोगस वोटर जो हैं, जो फेक वोटर्स हैं, उनको इस तरीके से हटाया जा सकता है। और आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया है वोटर आईडी कार्ड के साथ, तो ये चीज़ जो है पॉसिबल हो पाई है ये करना। दूसरा है कि इससे जो एक्सेसिबिलिटी है वोटिंग की वो इम्प्रूव होगी। कैसे इम्प्रूव होगी? दो डेटाबेस, यानी कि वोटर आईडी कार्ड को जब आधार कार्ड के साथ लिंक कर दिया जाएगा तो ये ट्रैक करना काफ़ी आसान होगा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अगर कोई पर्सन मान लीजिए एमपी में रहता है और वो अब दिल्ली आके रहने लगा है, तो ऐसे लोगों को हम अलाउ कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन अलाउ कर सकता है कि वो भी वोट कर सके और उनका इलेक्शन में पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़े। अब इनको अब बोगस वोटर्स नहीं कह सकते क्योंकि ये तो अपना राज्य जो छोड़कर आए हैं, अब सिर्फ वोट करने के लिए ये ट्रेन लेकर जाएंगे, बस लेकर जाएंगे, या फिर कोई माइग्रेंट वर्कर जो है अभी उसका शहर में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अगर वो छोड़ कर गया तो उसकी नौकरी जो है खतरे में आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उसको अलाउ करा जा सकता है कि हाँ भाई, जब दूसरे स्टेट में जहाँ पर तुम काम करने के लिए गए हो वहाँ पर इलेक्शन होंगे तो तुम वहाँ वोट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर तुम कैसे भी करके वोटिंग अपने स्टेट में कर सकते हो। ये चीज़ इंश्योर करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन सिग्निफिकेंट स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन वो तभी ले पाएंगे जब डेटाबेस जो हो वो सिक्योर हो। उसके अलावा जब बड़े सारे यूथ जो है वो इलेक्शन के टाइम पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे क्योंकि जनवरी 1 जो है कट ऑफ डेट होती थी और वो 18 साल के हो जाते थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर का उनको वेट करना पड़ता था। अब मल्टीपल डेट जो प्रोवाइड करवा दी गई है, इसकी वजह से एलिजिबल पीपल जो हैं वो अपने आप को वोटर्स की तरह रजिस्टर करवा सकते हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी इलेक्शन हो तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्पेशली यूथ। और जो जेंडर न्यूट्रल का प्रोविजन जो है दोस्तों वो मैंने आपको बता ही दिया है। एक विमेन आर्मी ऑफिसर के जो हस्बैंड है उसको अलाउड नहीं था
ये ऐसा लगता था कि वो मेल स्पाउसेस के साथ जो है वो डिस्मिशन होती है। अगर वो जो लेडी है वो आर्म फोर्सेस में काम कर रही है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है जो कि देश के बाहर काम कर रही है, लेकिन अब जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन डालकर वाइफ टर्म को रिप्लेस करके जो स्पाउस टर्म डाल दिया गया है, ये भी एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। ठीक है, इस बिल से रिलेटेड दोस्तों कुछ कंसर्न्स की बातें करते हैं हम लोग। सारी अब जो डिस्क्रिशन है, जो ऑटोनॉमस पावर है, अब वो इलेक्टोरल ऑफिसर के पास है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गाइडिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड नहीं करा गया है। इलेक्टोरल ऑफिसर जब चाहेगा वो आधार नंबर जो है वो कह सकता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है अगर आपको अपने आप को इलेक्टोरल रोल में एनरोल करवाना है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि पर्सन का नाम इलेक्टोरल रोल पे रह सकता है अगर वो पर्सन अपना आधार कार्ड प्रोवाइड नहीं करवा पाया तो उसके लिए, लेकिन सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। अब ये सफिशिएंट कॉज है क्या, किन परिस्थितियों में अगर पर्सन के पास आधार कार्ड नहीं भी है तब भी उसका नाम इलेक्टोरल रोल्स पे रह सकता है, ये तो सरकार ने बताया ही नहीं। उसके अलावा एक मेजर कंसर्न की बात यह है कि प्रूफ ऑफ बर्डन जो है वो शिफ्ट कर दिया है सरकार ने। पहले सरकार हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करके इलेक्टोरल रोल्स में नागरिकों का नाम जो है एनरोल करवाती थी। यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल का ये एक अहम कदम था, लेकिन अब जो बर्डन है वो इंडिविजुअल्स की तरफ शिफ्ट हो गया है। कैसे? क्योंकि आधार कार्ड अब उनको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा और हो सकता है बड़े सारे इंडिविजुअल्स जो हो वो अनविलिंग हो कि वो अपना आधार कार्ड नहीं देना चाहते प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से। ठीक है, अगला रिस्क क्या है? एक रिस्क दोस्तों ये है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का। अब ये डिसएनफ्रेंचाइजमेंट क्या है? ऐसा देखा गया है एक स्टडी के अकॉर्डिंग, लैटिन अमेरिका में बड़ी सारी कंट्रीज लैटिन अमेरिका की ये रिवील करती हैं कि अगर एक सिंगल फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी जब जब सिटीजन्स को रिक्वायरमेंट हो कि एक ही आइडेंटिटी वो प्रोवाइड करें, तो बड़े कम सिटीजन्स जो हैं वो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलर तरीके की अगर हम लोग रिलेट करें इसको, आधार कार्ड जो सरकार ने प्रोवाइड करवाने की बात करी है जनता से, तो आधार कार्ड में बड़े सारे हो सकते हैं कुछ एरर्स हों। आपको पता है जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं या फिर आधार कार्ड के ठीक करने वाले हैं, वो एक माइनर मिस्टेक, जैसे नाम गलत है पर्सन का, उसके अंदर एड्रेस गलत है, या वाइफ का नाम गलत लिखा हुआ है, हस्बैंड का नाम गलत लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ है, पेरेंट्स का नाम गलत लिखा हुआ है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय जो है सिटीजन्स का ख़राब होता है उसको ठीक करवाने में। और जहाँ पर वो ऑलरेडी डिटेल रजिस्टर होती हैं तो वहाँ पर करेक्ट करवाने में पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे 2015 की मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लाखों की तादाद में जो वोटर्स थे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, वो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए जब वहाँ की सरकारों ने आधार कार्ड को लिंक कर दिया इलेक्टोरल ID कार्ड से। क्योंकि बात वही है कि फिंगरप्रिंट आपकी मैच नहीं कर रहे, स्कैन नहीं हो पा रहा, नाम गलत आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का जो है विश्वास जो है इलेक्टोरल प्रोसेस से हट सकता है अगर इस तरीके की चीज़ें जो है जनता के ऊपर थोपी गई। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग। देखिए, अगर पॉलिटिशियंस को जो है ये पता लग जाए कि कौन से नागरिकों ने जब आधार कार्ड को अपने लिंक करवाया इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड से, तो आधार कार्ड के अंदर वो वेलफेयर सब्सिडीज़ या वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एक तरीके से एल्योर कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं कि हम आपकी इस वेलफेयर स्कीम में, इस योजना में आपको ये फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये लाभ पहुंचाएंगे। तो इसकी वजह से वोटर्स को ख़रीदा जा सकता है, उनके वोट खरीदे जा सकते हैं। और ऐसा भी माना गया है ये बिल जो है जल्दबाजी में पास कर दिया गया है, इसके लिए सफिशेंट डिस्कशन जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। जो कि हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर इतना कोई इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है तो वो एक फंडामेंटल बिल समझा जाता है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी जो है चिंता है वो जताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, बड़े सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सरकार समझ ही नहीं रही है कि आधार को ओवर यूज़ करने से क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो आधार को एक वेलफेयर पर्पस प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च करा गया था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी आधार जजमेंट में मानना है। लेकिन अब आधार कार्ड के पर्पस को बहुत सारे अदर पर्पसेस के लिए डाइवर्ट करा गया है। आधार कार्ड को सबसे पहले बात तो सरकार को ये समझना चाहिए कि ये एक प्रकार का आइडेंटिटी प्रूफ है, ना कि एड्रेस प्रूफ है कि आप इसको कंपलसरी बना रहे हो। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंदर भी उसके जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 जो बनाए गए थे उसके अंदर साफ तरीके से वाली बात बोली हुई है कि एड्रेस जो है वो काफ़ी है इलेक्टोरल रूल्स में किसी भी सिटीजन को अगर एनरोल करवाना है तो। आधार सबसे बड़ी बात है, सरकार को ये याद रखना चाहिए कि वो एक सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अगर ऐसा है तो ये देखिए आप कितनी गंभीर बात है कि 182 डेज़ के लिए अगर कोई नॉन सिटीजन भी हमारे देश में रहता है तो वो भी एक एलिजिबल हो जाता है पर्सन आधार ID बनवाने के लिए। और फिर क्या उसको वोटिंग राइट मिल जाएंगे क्या?
और जो पर्सन्स जो हैं परमानेंट यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उनके वोटिंग राइट्स और इनके वोटिंग राइट्स में फिर फ़र्क क्या हुआ। तो सरकार को इन सारी चीज़ों पर जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, सरकार को देखिए दोस्तों ये भी समझना चाहिए कि जो एनरोलमेंट प्रोसीजर है वो वोटर लिस्ट के लिए और आधार के लिए तो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। जैसे आधार में अगर किसी पर्सन को एनरोलमेंट करवानी है तो वो अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो दे सकता है, लेकिन वोटर आईडी कार्ड्स या इलेक्टोरल रोल्स में एनरोलमेंट करवाने के लिए ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन करे, घर जाए लोगों के, और तब जाकर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पर्सन को इलेक्टोरल रोल्स में जो है एनरोल करवाए। उसके बाद लास्ट के कुछ पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर एक ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात है। जैसे अब ये सरकार जो है आधार को पुश करने जा रही है इलेक्शन के प्रोसेस में, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वोटर्स लिस्ट की है, जबकि आधार की रिस्पॉन्सिबिलिटी UIDAI की है, जो कि एक गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन का जब कोई कंट्रोल ही नहीं है, आधार कार्ड में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए, कुछ एनरोलमेंट में कुछ दिक्कत आ जाए, डुप्लीकेशन में कुछ दिक्कत आ जाए, तो जब इलेक्शन कमीशन देख ही नहीं सकता कि एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जिसको सरकार ने कंपलसरी बना दिया है इलेक्टोरल रोल्स में एनरोल करने के लिए सिटीजन्स को, और जब इलेक्शन कमीशन उसको वेरीफाई नहीं कर सकता, तो फिर ऐसे किसी एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है कि एक डॉक्यूमेंट सरकार के हाथ में है, दूसरा जो एक वोटर ID लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। और एक और चीज़ है कि कोई पब्लिकली अवेलेबल ऑडिट रिपोर्ट्स ही नहीं है जो कि ये कहे कि आधार जो है वो परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, या फिर डुप्लीकेशन जो है, ऑथेंटिसिटी जो है आधार की डेटाबेस की वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये सब बातें जो है सरकार को सोचनी चाहिए और महत्वपूर्ण कदम लेने चाहिए। कंक्लूजन में दोस्तों हम इतना कह सकते हैं कि हमें एक इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म्स की ज़रूरत है। हमें पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ जैसे बिल्स को जो है फास्ट तरीके से इम्प्लीमेंट करने की हमें ज़रूरत है, और जो डिबेट एंड डिस्कशंस है ऐसे किसी भी बिल को लेकर आने के लिए जिनका बहुत ज़्यादा एक डिबेटेबल इशू रहता है, तो उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के ऐसे बिल्स को लाना चाहिए, और जो भी इसके अंदर लकूनस हैं, जो भी कमी है, उसको देखते हुए सरकार को इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस को, इलेक्शन पार्टिसिपेशन को इंश्योर करा जा सके हमारे देश के अंदर, और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करा जा सके। तो दोस्तों आज की इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।